नमस्कार दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर विनोद कुमार सिन्हा। आज हम अपने कुछ मित्रों, दोस्तों और विद्यार्थी के साथ में अंबेडकर साहब पे एक चर्चा का विषय रखे हैं और उस चर्चा में हम कैसे चर्चा करेंगे अंबेडकर साहब के जीवन की। उन्होंने अपने जीवन में जो झेला है, जातिवाद का दंश उन्होंने जो किया है शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर महिलाओं के लिए, या फिर इस समाज के लिए, इस राष्ट्र या फिर इस देश के लिए, आज हम वो सारी चीजें देखेंगे इस चर्चा के माध्यम से। वॉइस देखो जरा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर विनोद कुमार सिन्हा आज आपके बीच अपने चैनल को लेकर आए हैं, मोटिवेशनल विनोद सिन्हा में। आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र रहेंगे इस भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो एक बार जोरदार आप लोगों के साथ में जय भीम, जय भारत के साथ में हम शुरुआत करेंगे अपने चर्चा की। और हमारे बीच आज चर्चा के लिए हमारे मित्र आनंद भाई, मेरे चाचा मिस्टर सुभाष जी और मेरा प्रिय शिष्य सत्याराम। आप सब आज जानेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में आज जो आलोचनाएं हो रही हैं, उन आलोचनाओं में आज भी डॉक्टर साहब की जो प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, या समाज के कुछ अराजक तत्व जो उनको गालियां देते हैं, आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है उनके साथ। भारत में एक ऐसा विद्वान पैदा हुआ, एक ऐसा अनूठा स्कॉलर पैदा हुआ, और उस अनूठे स्कॉलर को आज भारत शायद वो सम्मान नहीं दे पा रहा है जो सम्मान आज विश्व के विभिन्न देशों के कोनों में उनको मिलता है। तो आइए चलते हैं अपनी चर्चा की ओर। और हमारी चर्चा में सवाल जवाब होंगे, और सवाल पूछने के लिए मेरा प्रिय शिष्य सत्याराम, और उत्तर देने के लिए मैं और मेरे दोस्त आनंद मौर्य जी, और हमारे साथ हमारे परम सम्मानित चाचा सुभाष जी। आइए चलते हैं चर्चा की ओर। और कैसे हैं चाचा आप? जय भीम चाचा। जय भीम, नमो बुद्धाय। और सत्याराम नमस्ते। आनंद जी कैसे हैं? ठीक है। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम लोगों ने, आप सब लोगों को विदित है कि आज हम लोगों ने एक चर्चा का केंद्र रखा था कि अंबेडकर साहब और उनके योगदान, आखिर वो चाहते क्या थे कि देश, उनका जो राष्ट्र है और उनके समाज के जो लोग हैं, हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, या फिर आप समझ लें कि विकास के पायदान पर, सबसे पिछले पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, जिस तक कोई भी योजना नहीं पहुंच पाती, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, या फिर वो सामाजिक समानता हो, जो हमेशा और हमेशा अंबेडकर साहब जिसके लिए लड़ते रहे। उसका केंद्र का विषय या जो विचार था, आज हम लोगों ने सोचा था कि उस पर चर्चा करेंगे। आज तो आपने कहा था कि आप कुछ सवाल लेकर आए हैं, आप कुछ सवाल पूछेंगे। मेरे सवाल सिर्फ मेरे सवाल हैं, बल्कि समाज के हर उस युवा, हर उस छात्र के हैं जो संदेह बना हुआ है कि अंबेडकर साहब के बारे में, और अंबेडकर साहब के बारे में ऐसी आलोचनाएं क्यों होती हैं, और आज अंबेडकर साहब को जिस तरीके से मानना चाहिए लोग उस तरीके से नहीं मान रहे हैं। फिर यानी क्या है कमियां समाज के अंदर कि अंबेडकर साहब को उस तरीके से, अंबेडकर साहब को उन सपनों को पूरा होते हुए नहीं देखा जा रहा है। तो मेरे जो सवाल है, या मेरे समाज के जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछे, मैं जवाब उनका नहीं दे पाया, तो आज मैं अपने गुरु जी के साथ उन सवालों पे चर्चा करेंगे और उसका जवाब गुरु जी मुझे देंगे। तो आइए देखते हैं अपने सवालों को। गुरु जी आप ये बताइए, क्या अंबेडकर साहब पूजने की सामग्री हैं? जिस तरीके से समाज आज उन्हें सिर्फ मालाओं में और दीवार की तस्वीरों में उन्हें सिर्फ समेट चुका है, उनके विचारों पे ताला लगा चुका है, लेकिन अंबेडकर को क्या सिर्फ पूजने योग्य और माला चढ़ाने योग्य ही माना जाए? तो इस पर आप क्या विचार देना चाहते हैं? देखो सत्याराम, मैं ये मानता हूँ कि पहली बात जो आपने पूछा कि क्या
डॉक्टर अंबेडकर पूजने की सामग्री है, जी तो मैं बिल्कुल इस बात को सिरे से खारिज करूंगा नहीं। डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल भी पूजने की सामग्री नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर अपने विचारों के साथ अपनी आत्मा में, अपने मन में पिरो लेने की सामग्री है। उनके विचारों को यदि हम आत्मसात कर लेते हैं तो शायद हम उस समाज का निर्माण कर सकें, शायद हम उस राष्ट्र का निर्माण कर सकें, शायद हम एक ऐसा देश बना सकें जिस राष्ट्र या फिर जिस देश की कल्पना डॉक्टर अंबेडकर साहब ने की थी। सत्यराम, आज मैं ये देखता हूं कि हमारे समाज का अधिकांश जो युवा वर्ग है शिक्षित है, पढ़ा लिखा है और अपने आप को वो व्यक्ति बुद्धिजीवी वर्ग में रखता भी है। अब ये है या फिर नहीं, वो एक अलग चर्चा का विषय है, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि आज का जो व्यक्ति है वो एक दिन का अम्बेडकरवादी है। जी आप समझ रहे हैं? एक दिन का अम्बेडकरवादी। चाचा क्यों आनंद जी, एक दिन का अम्बेडकरवादी, एक दिन का अम्बेडकरवादी होने से आप क्या हासिल करेंगे कि 14 अप्रैल आया, अंबेडकर साहब का जन्म दिवस है, आप गए, लोगों की भीड़ जुटी हुई है और वहां पर जोर जोर से आप नारे लगाएं, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अच्छी चीजें हैं, बढ़िया चीजें हैं, होना चाहिए। लेकिन उस एक दिन के बाद, उस 14 अप्रैल के बाद आप डॉक्टर अंबेडकर को भूल जाते हैं। अब भूल जाते हैं उनके विचारों को, आप भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति ने कैसा सपना देखा था। आज हम देखते हैं कि लोगों को डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचारों का पता नहीं है, बिल्कुल सही, बिल्कुल पता नहीं है। वो अंबेडकर साहब की मूर्ति पर जाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, धूप बत्ती लगाएंगे, माला पहनाकर वापस अपने घरों में आ जाते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने बड़ा काम कर दिया। चाचा, अगर आपको याद होगा, आप तो काफी दिनों से डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में जानते हैं और आपका योगदान रहा कि आज उनकी मूर्ति हमारे गांव में है। अंबेडकर साहब के बारे में मुझे याद आता है कि उन्होंने शायद एक बार ये कहा था कि देखो, मैं कोई पूजने की सामग्री नहीं, अगर तुम मुझे पूजना चाहते हो तो मेरे विचारों को आत्मसात कर लो और मेरा वो कारवां जो मैं लेकर चला हूं, आप उसको बहुत आगे तक लेकर चलो। आनंद जी, तो मैं ये तो बिल्कुल कहूंगा सत्यराम कि अंबेडकर साहब कोई पूजने की सामग्री नहीं है, वो एक विचार है। अपने आप में वो एक ऐसा विशाल का विचार है जो समस्त भारत, चाहे वो विभिन्न वर्गों के लोग क्यों ना हो, विभिन्न धर्मों के लोग क्यों ना हो, वो बेसहारा हो, असहाय हो, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, हर वर्ग के व्यक्ति के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत का नाम है। तो मैं तो ये मानता हूँ। दूसरा सवाल जो मेरे जहन में है, जो मुझे कई सालों से संदेह में डाले हुए है कि मैंने आज 12th तक का जो भी अध्ययन किया, किताबों में उन्हें अंबेडकर को कहीं पढ़ने को नहीं पाया, और पाया तो मात्र सिर्फ इतना कि अंबेडकर एक संविधान निर्माता थे और दलितों के मसीहा थे। क्या इतिहास ने उनको इतने में ही सीमित कर दिया? फिर ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि अंबेडकर साहब की अपेक्षा अगर किसी दूसरे नेताओं की बात करोगे, और गांधी जी को देख लो और अन्य नेताओं को देख लो, उनके आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, पूरे का पूरे कई पेज मिल जाएंगे पढ़ने को, लेसन मिल जाएंगे, लेकिन अंबेडकर साहब के बारे में कहीं पैराग्राफ मुझे नहीं पूरा मिला कि उनके बारे में कोई जानकारी मुझे मिल सके। और 12th तक मैंने अध्ययन किया, कहीं पर अंबेडकर साहब को सिर्फ संविधान निर्माता के अलावा और कुछ उनके आगे नहीं पाया। तो ऐसा इतिहास ने इनके साथ क्यों किया? बड़ा सवाल है आपका। और वैसे मैं अगर कहूँ तो आज मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, काफ़ी बच्चों को शिक्षा भी दे रहा हूँ, क्योंकि लगभग 13 सालों से अध्यापन कार्य भी कर रहा हूँ। 2026, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब भी मैंने कई गणतंत्र दिवस देखे, कई स्वतंत्रता दिवस देखे, और एक वक्त था जब
2 अक्टूबर में बहुत जोर शोर के साथ स्कूलों में मनाया जाता था। और अगर मैं बात करूं 26 अर्थात गणतंत्र दिवस, जो मैं ये चाहूंगा, ये मेरा अपना विचार है कि गणतंत्र दिवस पूरा और पूरा समर्पित है डॉक्टर अंबेडकर साहब को, क्योंकि उस दिन वो एक ऐसा दिन है जिस दिन संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस मना लिया जाता था, लेकिन मैं देखता था कि गांधी जी की प्रतिमा होती थी, नेहरू जी की प्रतिमा होती थी, भगत सिंह जी की प्रतिमा होती थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने संविधान जैसी पुस्तक इस विशालकाय देश को दी, उसकी कहीं पर प्रतिमा नहीं होती थी। और आपका ये सवाल है कि लोगों ने उनको दलितों का मसीहा कहकर एक सीमित दायरे में खींच दिया है। अब ठीक बात कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के मसीहा नहीं थे। अगर आज उनको दलितों के मसीहा के रूप में बांधा जाता है तो ये बेईमानी है उनके साथ में, उनके व्यक्तित्व के साथ में। ये एक बेईमानी हम कहेंगे कि इतिहास में किया गया है उनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो दलितों के मसीहा, हाँ ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है। अब देखो महिलाओं को, वो आंदोलन जो ज्योतिबा राव फुले जी की पत्नी ने प्रारंभ किया था, सावित्री जी ने, शिक्षा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। संवैधानिक तौर पर अगर उसको कानून के रूप में डाला तो वो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। और आज अगर लड़कियां स्कूल तक पहुंच पा रही हैं, हाई स्कूल कर पा रही हैं, इंटर कर पा रही हैं, ग्रेजुएशन में जा पा रही हैं, वो डॉक्टर बन पा रही हैं, वो इंजीनियर बन पा रही हैं, वो वैज्ञानिक बन पा रही हैं, वो अंतरिक्ष में जा रही हैं, वो नई खोजें दे रही हैं, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे अगर नई मिसाइलें तैयार कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने एक बेस तैयार करके दिया है इस देश की महिलाओं को। अब हर वर्ग के पुरुष को देख लीजिए, सभी को इक्वालिटी, समानता का हक, समानता का अधिकार दिया। अब कल्पना करो कि एक व्यक्ति जिसने पूरा जीवन जिया है, जिसको हमेशा उसकी जाति के कारण भिकारत की दृष्टि से, हेय की दृष्टि से देखा जाता था, उस व्यक्ति ने जब संविधान लिखा या जब लिखा जा रहा था, उस व्यक्ति के पास भरपूर मौका था, वो चाहता तो उस वर्ग के लिए भी उसमें जो है कमियां कर सकता था, उनको वो अधिकार नहीं देता। लेकिन नहीं, उस व्यक्ति ने हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय के लिए इक्वालिटी रखी। आज लोग जो उनको बांधते हैं कि वो सिर्फ दलितों के मसीहा थे, गलत बात है। सर, इस सवाल में मैं और बढ़ाना चाहता हूँ कि अंबेडकर साहब को इतिहास में एक सीमित दायरे में पेश किया गया, लेकिन उसमें क्या कुछ सत्ता का भी हाथ कुछ था क्या? हाँ, कहा जा सकता है। अब आप देखो चाचा, अब आप देखो कि अंबेडकर साहब ने एक पुस्तक लिखी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया। अर्थशास्त्र की एक ऐसी पुस्तक है, हम चाणक्य की पुस्तक का तो खूब जिक्र कर लेते हैं कि उन्होंने अर्थशास्त्र दिया था, परंतु हम क्या डॉक्टर अंबेडकर साहब की उस पुस्तक को, जिसके बेस पर हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खड़ा है, हमारा देश का रुपया चलता है, क्या हम उस पुस्तक का कभी जिक्र करते हैं? द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया। भाखड़ा नांगल बांध आप जो देखते हैं आज, वो भी डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, तो एक सीमित दायरे में उनको बांधना न्यायोचित नहीं होगा और बिल्कुल भी नहीं होगा। सर, अगला सवाल है, क्या अंबेडकर को जितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी और जितना जातवाद झेलना पड़ा, और दलितों के जो लेखक, जो दलित वर्ग के जो लेखक और आलोचक या कवि जो हैं, क्या उसको अंबेडकर के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताया गया क्या? तो आपका सवाल है कि जातिवाद का जो दंश अंबेडकर साहब ने झेला है, क्या उस चीज को किन्हीं इतिहासकारों ने बढ़ा चढ़ाकर दर्शा दिया है? बिल्कुल। सवाल तो बड़ा खूबसूरत है आपका, और बढ़ा चढ़ाकर
दिखाया गया, ऐसा तो मेरे अपने अध्यापन में या जहाँ तक मैंने पढ़ाई की या मैंने अपने गुरुओं से जो पाया है मैंने कहीं पर नहीं देखा है। लेकिन अब आप कल्पना करो कि कैसे दिखाया गया। आप देखो वो महान सत्याग्रह, भारत इतना विशालकाय देश है जिस देश में कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यहीं पर कहा जाता है कि जो पूरी पृथ्वी है वो हमारा परिवार है, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है और पूरी पृथ्वी को जो लोग पूरा परिवार मानते गए हैं, जिस धर्म से अम्बेडकर साहब आते गए हैं, उस धर्म के लोगों ने उनको वो सम्मान नहीं दे ही नहीं पाए, आज भी नहीं दे पाए। आप महान सत्याग्रह देखिए, एक ऐसा सत्याग्रह वो था जो सिर्फ पानी को पीने के लिए किया जा रहा था और कुछ खास वर्ग के लोग उसका विरोध कर रहे थे। अम्बेडकर साहब अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचे थे, लोग लाठी डंडे लेकर इकट्ठे हुए थे, अम्बेडकर साहब को भी चोटें आई थी। अब कल्पना करो, पानी के लिए आंदोलन हो रहा है। क्या हमारे समाज के लोगों को पीने के लिए पानी की भी सुविधा नहीं थी? यह थी तो आखिर क्यों उनको पानी के लिए सत्याग्रह करना पड़ा? आप कालाराम मंदिर देख लीजिए, अंबेडकर साहब को उस मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन करना पड़ा और लोगों ने कहा कि अगर ये ओछी या फिर नीची जाति का व्यक्ति मंदिर में पहुंच गया ना तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। क्यों चाचा? यही बात है ना, आपने तो पढ़ा इसके बारे में। मजे की बात ये है, जिस महातालाब में अम्बेडकर साहब ने इतना बड़ा आंदोलन किया, अब देखिए हम प्राणी जो मनुष्य जाति के हैं उसमें पानी नहीं पी सकते, वैसे में कुत्ता सुअर जैसे इतने गंदे जानवर पीते बोले बुरे थे, तालाब में सब पिएंगे तो जी 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 पीट भी करेंगे, पीट भी करेंगे, लेकिन वो पानी वो पी सकते थे, हम लोगों को मना था। तो क्या बताइए कि मैं कह सकता हूँ अम्बेडकर साहब को जो लिखा गया वो बड़ा चढ़ा के यानी उस पानी को कुत्ते बिल्ली गाय सुअर सब पी सकते हैं लेकिन इंसान नहीं पी सकता। बीट करती थी। आप बताइए उसके लिए वहाँ पर आंदोलन करना पड़ा, लोग लाठी डंडे लेकर खड़े। तो मैं सत्यराम जैसे मंदिर पे बात आती है, कालाराम मंदिर के लिए भी उनको आंदोलन करना पड़ा। कहा गया कि अगर ये नीची जाति का व्यक्ति मंदिर में चला गया तो भगवान और मंदिर सब अपवित्र हो जाएगा। बहुत निष्पक्ष तरीके से मैं बात को रख रहा हूं कि अगर उस सृष्टि के रचयिता ने, अगर वो है तो वो अपनी ही संतानों के साथ भेदभाव क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि आज तक मैंने प्रकृति में ये देखा है कि मैं मान लो मेरा एक खेत है, पास में एक सवर्ण जाति के व्यक्ति का मकान है, एक चांडाल व्यक्ति का मकान है, जंगलों में निवास करने वाले किसी एक आदिवासी का एक खेत है, और अगर बादलों से बारिश हो तो क्या पानी किसी के खेत में कम बरसेगा या किसी के खेत में ज्यादा बरसेगा? ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि जो प्रकृति देती है तो इक्वल रूप में देती है, समान रूप में देती है, वहां पर कहीं पर भी आपको भेदभाव देखने को ही नहीं। तो जातियां जो बन गई ना, उसको किसी बहुत चालाक से व्यक्ति ने अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए बनाया होगा। और जो आप कह रहे हैं कि सवाल था आपका कि क्या अम्बेडकर साहब के साथ जो जातिवाद हुआ वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया? अब देखेंगे कि गांधी जी का नाम आता है कि गांधी जी इंग्लैंड गए और वहां से बैरिस्टर बनकर वापस आए। अब पटेल साहब के बारे में सुनेंगे कि वो इंग्लैंड गए, वहां पर वकालत की और बैरिस्टर बनकर वापस आए। अम्बेडकर साहब भी तो वकील थे, वो भी तो इंग्लैंड गए थे, वो भी तो बैरिस्टर बनकर भारत वापस आए। क्या आपने ये जिक्र सुना लोगों से? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि अम्बेडकर साहब नीची जाति के थे, मानते हैं लोग ऐसा, और इसलिए उनका कहीं जिक्र नहीं मिलता। वो जब कोर्ट में बैठना शुरू करे थे तो लोग
उनको बैठने के लिए जगह नहीं देते थे। आप कल्पना करो कि एक बैरिस्टर जिसकी हैसियत है और उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। लोग मामले मैटर्स लेकर नहीं आते थे कि इस वकील को मैं अपने मैटर्स दूं और वो उनको सुलझाए को। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी इतिहासकार ने या किसी लेखक ने या जिसने भी इन चीजों को लिखा होगा उसने इन चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया होगा। मुझे नहीं लगता। तो अगला सवाल है कि अंबेडकर साहब के साथ बहुत अत्याचार हुए हैं और बहुत कुछ उन्होंने जात के दंश झेले। क्या ये सिर्फ हिंदुओं ने ही किया या फिर अदर समाज के अदर धर्म के लोगों ने भी इनके साथ ऐसा किया? इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? देखो, वैसे आनंद बाबू, मैं ये तो जानता हूं कि भेदभाव सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है। कुछ लोगों ने केवल हिंदू धर्म को निशाना बनाया भी है। हाँ, जातिवाद एक दंश है हिंदू धर्म। अपने ही लोगों को अपना नहीं समझते हैं वो लोग, ये गलत करते हैं। एक इंसान के साथ कैसा भेदभाव, वो तुम्हारे धर्म का व्यक्ति है। और मैं तो कहता हूं कि दुनिया को धर्मों में बांधो ही मत। आप देखेंगे इस्लाम में शिया और सुन्नी एक दूसरे को देखते हैं तो जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। वहां पर भी फिरके हैं, वहां पर भी भेदभाव है। वो कहते हैं कि रोटी का तो संबंध रखते हैं लेकिन बेटी का संबंध नहीं रखते। हिंदू धर्म में जाति एक सबसे बड़ा दंश है। आप ये समझ लीजिए कि खूबसूरत भारत के मत्थे पर यदि कहीं कलंक जैसा कुछ है तो वो भारत का जातिवाद है। और उसके कारण डॉक्टर अंबेडकर साहब को बहुत दंश झेला। कुछ ऐसा ही आप पूछ रहे हैं ना कि जातिवाद पर, मतलब क्या अंबेडकर के साथ सिर्फ हिंदुओं ने ही जातिवाद किया या अदर धर्म के लोगों ने भी? तो अब आप देखिए, जब बड़ौदा में वहां की जो सरकार थी छत्रपति साहब के साथ में, अंबेडकर साहब की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि जब आप पढ़ लिख कर वापस भारत आएंगे तो बड़ौदा सरकार को आपको अपना कार्य देना पड़ेगा, निःशुल्क कार्य करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो बड़ौदा की स्कॉलरशिप पर विदेश जा रहे थे पढ़ने के लिए। और डॉक्टर अंबेडकर साहब वापस आए पढ़कर, और वो एक पीसीएस अधिकारी थे। और बड़ौदा में वो एक कमरा तलाश कर रहे थे रहने के लिए। तो वो जिस इलाके में थे उस इलाके में पारसी रहते थे, पारसी। तो वहां पर जिस घर में जाते थे वो कमरे के लिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता था मकान मालिक का वो होता था आपकी जाति क्या है। हाँ। और वो एकदम सच बोल देते थे। क्यों चाचा? वो एकदम सच बोल देते थे और जो व्यक्ति होता था उनको कमरा देने के लिए मना कर देते। फिर पूरा दिन हो गया, जब उनको नहीं मिला कोई भी कमरा तो अंततः उन्होंने झूठ बोला, जाति छुपाई, और फिर एक पारसी ने उनको अपने घर में कमरा दिया। वहां कुछ दिन रहे, लेकिन होता क्या है कि सच कब तक छुपेगा। पारसियों के मोहल्ले में ये बात पता चल गई कि कोई बहुत नीची जाति का व्यक्ति उनके बीच में रह रहा है। सारे के सारे पारसी लेकर लाठी डंडे आ गए अंबेडकर को मारने के लिए, और उन्होंने प्रण किया था कि आज इस व्यक्ति की जान ले लेंगे। चूंकि अंबेडकर साहब का जो मकान मालिक था वो अच्छा आदमी था, और उसने अंबेडकर साहब को अपने घर के पीछे के दरवाजे से भगा दिया। और शायद अंबेडकर साहब ने उस वक्त ये बात कही थी कि जा तो रहा हूं, लेकिन वादा करता हूं कि भारत से जातिवाद की जड़ें ही खत्म कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो पारसियों का एक दल जो उनके ऊपर अटैक कर रहा है। तो केवल हिंदुओं ने नहीं, हर व्यक्ति ने उनका शोषण। आप देखेंगे कि उनके साथ जातिगत भेदभाव किया ही किया। तो इस तरीके से एक
आप देखेंगे एक क्रम मिलता है कि कैसे अम्बेडकर साहब ने शोषण को झेला। आप कल्पना करें कि यदि हम किसी के दरवाजे पर जाए और वो मेरा अपमान करे तो मैं प्रण कर लेता हूँ, कसम खा लेता हूँ, सौगंध कर लेता हूँ कि आज के बाद इस व्यक्ति के दरवाजे पर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन आप अम्बेडकर साहब के ब्रेन को देखिए, उनकी कल्पना शक्ति को देखिए और उनके संकल्प को देखिए कि हर रोज, हर घंटे, हर सुबह में उनका शोषण होता था। स्कूल में बैग लेकर जाते थे, हर बच्चे से अलग उनको बिठाया जाता था उनकी जाति के कारण। लेकिन तब भी वो लड़का बैग लेकर फिर स्कूल जाता था। वो जातिवाद का दंश झेलता था। वो लड़का भेदभाव होता था उस बच्चे के साथ में, कोई उसके साथ नहीं बैठता था। यहां तक कि लोग डरते थे कि अगर इनकी परछाई भी पड़ गई तो भी हम अपवित्र हो जाएंगे। और वहां पर वो भेदभाव सहते रहे, शोषण सहते रहे और शोषण सहते 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 फिर वो ऐसी एक महान शख्सियत बन गए, ऐसी महान शख्सियत बन गए कि उन्होंने पूरे देश को ही बदल कर, पूरा देश। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनको हिंदू धर्म में भी भेदभाव का सामना करना पड़ा। जो भी मिला जाति पोष लेता था तो भेदभाव उनके साथ हो ही जाता था। तो सर अगला सवाल है कि मेरे ध्यान में कि अम्बेडकर साहब ने दूसरी शादी जो कि वो ब्राह्मण लड़की से की, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वो कुछ समाज को संदेश देना चाहते थे? और फिर जब उन्होंने शादी की ब्राह्मण लड़की से, फिर उनके अपने ही समाज के लोगों ने क्या उनका विरोध किया होगा उससे? देखो, आप तो अनुभवी हैं चाचा, आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते होंगे आनंद और सत्यराम। आप भी आज 20-22 साल के हो रहे हैं, 15-16 सालों का तो अनुभव आपके साथ भी बेहतर होगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य जब इस समाज से हटके करता है तो विरोध तो झेलना ही झेलना पड़ता है। और सबसे पहला अगर विरोध कोई करता है उस व्यक्ति का तो होते हैं उसके अपने। तो चूंकि अम्बेडकर साहब के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी थी इस देश की और उनके अपने समाज की, अर्थात उस समाज की जो पिछड़ेपन के सबसे पीछे वाले पायदान पर था, जिसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं हो पा रही थी, जो समाज का समानता का हक पाने के लिए तड़फड़ा रहा था। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं युगों युगों में कोई न कोई एक क्रांतिकारी युग पुरुष पैदा ही हो जाता है उनकी समस्याओं का हरण करने के लिए। तो अम्बेडकर साहब के ऊपर चूंकि जिम्मेदारियां बहुत थी और आपको पता है उनकी जो पहली पत्नी थी उनका डेथ भी हो चुका था, एक्सपायर हो चुकी थी। अब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत अकेले थे, क्योंकि आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति का अगर सबसे बड़ा मित्र कोई होता है तो वो उसकी पत्नी है। तो उनकी जो निजी तकलीफें होंगी वो किसके साथ शेयर करते होंगे। तो उनको शुगर भी हो चला था, इतना ज्यादा वो काम करते थे, आप यकीन नहीं करेंगे कि हम लोग 6-8 घंटे पढ़ के ऊब जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब 18-20 घंटे तक पढ़ाई करते थे और इन सभी जिम्मेदारियों के बावजूद संभालते थे वो जिम्मेदारी समाज की, समाज को आगे ले जाने की। शुगर था, जो कि बीमार रहते थे, मुंबई में थे उस समय, तो एक हॉस्पिटल जाते थे दवाई लेने के लिए। वहां पर एक नर्स थी, मींस डॉक्टर थी। तो डॉक्टर जो थी उन्होंने एक बार इंजेक्शन लगाते हुए अम्बेडकर साहब से कह लिया था कि अम्बेडकर साहब अब इतनी जिम्मेदारी निभाते हैं समाज की, इस देश की, आप इतना सोचते हैं इस देश के बारे में, तो आप कोई ऐसा साथी क्यों नहीं चुन लेते जो आपकी भी देख रेख कर सके। तो अम्बेडकर साहब को लगा था कि हाँ ये तो एक बड़ी जरूरत है।
और फिर उन दोनों लोगों के बीच में आकर्षण हो गया, प्यार हो गया, प्रेम हुआ, तो उन लोगों ने शादी कर ली। और मैंने एक लेख में लिखा पढ़ा था कि अंबेडकर साहब ने जब उस ब्राह्मणी लड़की से शादी की तो अंबेडकर साहब के साथ रहने वाले जो लोग थे उन लोगों ने जी भर के गालियां दी थी अंबेडकर साहब। उनके साथ रहने वाले जो लोग थे उनका साथ छोड़कर चले गए थे, कहते थे कि तुम तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ हो और फिर एक ब्राह्मणी से ही शादी। ये दोहरा चेहरा, ये चेहरे पे चेहरे लगाना तुमने कहां से सीख लिया? लेकिन शायद वो ये देख पा रहे थे कि उन्होंने ब्राह्मणी लड़की से शादी की, लेकिन शायद वो ये देख नहीं पा रहे थे कि वो जातिवाद के बंधन को भी तो तोड़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ से वो तोड़ रहे थे उस जातिगत बंधन को जो हमेशा से पैरों में बेड़ियां बनकर समाज को घसीटता रहा है पिछड़ेपन की ओर। और ये भी तो हो सकता है कि अंबेडकर ने एक नया पैगाम दे दिया वो इस समाज को, एक नया संदेश दे दिया था इस समाज को, समानता का। तो हुआ विरोध, उनका भी हुआ, उनके अपनों ने ही विरोध किया। और आज आप देखते हैं कि हर व्यक्ति आज उनको पूछता है। तो मुझे तो ओशो जी की वो बातें याद आती हैं कि व्यक्ति चाहे जितना ही इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, विद्वान क्यों ना हो, स्कॉलर क्यों ना हो, जब तक वो जिंदा रहता है बड़ी आलोचनाएं होती है, बड़ा विरोध झेलना पड़ता है उसको इस समाज के अंदर। जिंदा रहते उसको वो समाज मिल नहीं पाता है एक्चुअल जो सम्मान उसको मिलना चाहिए, और मरने के बाद यही भीड़ मुड़ जाती है उस व्यक्ति को पूजने, फैलाती ही फिर उसी व्यक्ति के विचारों को। नहीं, वो जो कहते थे वो ठीक है। आप देखेंगे कि ब्रूनो एक वैज्ञानिक, और उन्होंने अपने विचार दिए थे इस ब्रह्मांड के संबंध में कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के सेंटर में नहीं है। बस इतना कहा था उन्होंने, और लोगों की भीड़ ने उस बंदे को चौराहे पर जला दिया था। अब कल्पना करो। तो हर एक के साथ ऐसा होता है, अंबेडकर साहब के भी साथ। और कभी कभी तो मैंने सुना है कि अंबेडकर साहब की जो दूसरी बीवी थी उनके ऊपर ये आरोप भी लगते हैं कि उन्होंने ही अंबेडकर साहब को मार दिया, जानबूझकर मार दिया उनको। ये हमने भी सुना, लेकिन जब पढ़ा है इसका कोई कहीं पे ठोस प्रमाण किसी के पास क्या अभी तक कोई मिला है सर? ये तो सिर्फ एक मिथ्या दोष लगाना। फिर इसको कैसे कह सकते हैं? कुछ लोगों ने इस बात को फैलाया कि अंबेडकर साहब को उनकी दूसरी पत्नी ने जहर दिया और अंबेडकर साहब एक्सपायर। अब देखेंगे अंबेडकर साहब जब उस लड़की से मिले थे हॉस्पिटल में तो अंबेडकर साहब शुगर की बीमारी से ग्रसित थे जी। और आप सब जानते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। आप उसको कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन ठीक नहीं कर सकते। शुगर ठीक नहीं हो सकता, कंट्रोल हो सकता है। अब अंबेडकर साहब जगते इतना ज्यादा थे, तनाव इतना ज्यादा लेते थे, जबकि डॉक्टर मना करता है कि पर्याप्त नींद लें, आप जगे ना ज्यादा, अवसाद ना ले ज्यादा, आप तनाव ना ले ज्यादा। लेकिन वर्कलोड बहुत था अंबेडकर साहब, तो वो अगर उनको निर्वाण हुआ तो उनकी बीमारी की कारण। तो जो दोष लगाते हैं मुझे लगता है कि वो लोग गलत करते हैं। ये ऐसा तो नहीं किया जाता है कि ब्राह्मण वर्ग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा हो? बिल्कुल हो सकता है, आपकी जो बात है वो ठीक बात कही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने तो प्रेम किया था और उन्होंने तो जिम्मेदारी ली थी उनको संभालने की कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे समाज की जिम्मेदारी को संभाल रहा है उसे कौन संभालेगा। तो उन्होंने जिम्मेदारी ली थी उनको संभालने की। तो जो लोग दोष लगाते हैं गलत करते हैं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता है। अगला सवाल है जो मैं आज देख रहा हूँ समाज में और देश में, कि आज के सत्ता के लोग, राजनीतिक लोग जो राजनीति करते हैं कि अंबेडकर को मुद्दा तो बनाते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन क्या कोई राजनेता, कोई पॉलिटिशियन, किसी पार्टी ने
अंबेडकर के विचारों को फैलाने का काम किया या उनके विचारों पर चलने का काम कोई कर रही है या सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो ये एक बात तो बिल्कुल सही है। चाचा कुछ रखिए अपने विचार आप। जी चाचा बताइए। आनंद जी अगला नंबर आपका है, आप विचार रखिए। जी कोई राजनेता, जी मेरे हिसाब से जो आप बता रहे हैं राइट है कि लोग ये जो है कहते हैं भाई अम्बेडकर को, अभी हम बता रहे हैं आपको कि हाँ अम्बेडकर मूर्ति अपने यहाँ मूर्ति में लगी, बीजेपी द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया गया अपने पूरे तहसील स्तर में। मैं किसी विशेष पार्टी से नहीं, लेकिन नहीं, हर एक राजनेता अम्बेडकर को मुद्दा बना। किसी विशेष पार्टी को लेकर नहीं बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। जी जी और वो भी कांग्रेस के बारे में बताऊंगा। तो कोई विषय आए थे माल्यार्पण करने, उसमें आपके लखी सिंह जी थे, काफी लोग आए, हम तो ऐसे थे फोटो खींचा कि मुझे बताया गया, उन्होंने बताया कि मुझे बताया गया है कि जितनी हम मतलब तहसील के अंदर मूर्तियां सब पर आप जाइए, सम्मानित करिए अम्बेडकर साहब को। उसके बाद कांग्रेस के एक नेता हैं जिसमें मिश्रा, ठीक है आप ऐसे करके सुधांशु बताइए। मिश्रा, ऐसे कई लोग आए, बातें तो करते हैं, अपने वोट को बढ़ाने के लिए लोगों से मिलते हैं, है ना, और लोगों को मिलते हैं तो लोगों से मिलते हैं, जी। समाज में बैठते हैं, समाज में बैठने के बाद क्या करते हैं कि हमें वोट चाहिए। जी बिल्कुल। और अगर मैं अपने स्तर पर बताऊँ जितनी पार्टियां हैं, बीजेपी से लेकर सपा से लेकर और आपके कांग्रेस तक, जी। ये मतलब अच्छा क्या आप बीएसपी की भी बात कर रहे हैं उसमें? बीएसपी की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, बोलने वाले हैं उस बात को बोलने वाले कि ये जो पार्टियां हैं कि हम लोगों को, हम इनका सम्मान करेंगे, इनके साथ हैं, सारी पार्टियां कर रही हैं कि हमको वोट मिलेगा। और आप लोगों के सामने है, जैसा कि अभी आपको हमारे अपनी बात बता दें, एक हमारा ही दलित नेता छत्तर भाई, जिसको अभी समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, सिर्फ जातिवाद की वजह से। बड़ी मेहनत कर रहा है बंदा, की उसने बहुत रुपया लगाया, क्यों? जबकि मन लड़के जीत दे सकता था, ये राइट था। नहीं आपकी बात सही है चाचा, लेकिन अगर कोई वोट अपना मांगता है, कोई अपना मतलब दलित वोट लेना चाहता है, उसका उसके प्रति कुछ करना चाहता है, तो सिर्फ दो हैं, एक बसपा और दूसरे हमारे चंद्रशेखर बीमार जो लड़ रहे हैं। सांसद में भी बंदा तान ठोक कर लड़ता है, अपनी मांग करता है, मान लिया उसके पास नहीं थी समय सांसद पावर है ज्यादा, ये मांग तो उठाता है। ये हमारे विचार है कि लोग जो है वोट उड़ाने का काम करते हैं। देखो आपका जो सवाल है सत्यराम, मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। मेरे चाचा जी ने समझाया, अच्छी बात है, उन्होंने अपने विचार रखे और बहुत अच्छी बात है उन्होंने अपने विचार रखे, लेकिन मैं इसको ऐसे दृष्टिकोण से देखता हूँ, मैं किसी पार्टी को नहीं बांधना चाहता, पर सारी पार्टियों को बांधना चाहता हूँ। किसी एक पार्टी को नहीं बांधना चाहता, परंतु सारी पार्टियों को बांधना चाहता हूँ। किसी एक व्यक्ति को नहीं बांधना चाहता, लेकिन सारे राजनीतिक व्यक्तियों को बांधना चाहता हूँ। कि एक दौर था जब अंबेडकर साहब ने संविधान को लिखा, इस देश को एक नया मकाम दिया समानता देकर, कि हर एक व्यक्ति के पास में उसके जो राजनीतिक अधिकार होंगे वो इक्वल होंगे, वो समान होंगे, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। संवैधानिक तौर पर जातिवाद को पूरे तरीके से खत्म किया गया और कहा गया कि यदि किसी के साथ में जातिगत भेदभाव होता है तो संवैधानिक तौर पर उसको दंड दिया जाए। एक दौर था जब पहली बार भारत में चुनाव हुए थे 1952 में। अंबेडकर साहब ने भी महाराष्ट्र के एक क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और आप देखेंगे कि उनकी बहुत करारी हार हुई थी। खुद अंबेडकर जिंदा थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उनके ही समाज के लोगों ने उनको नकार दिया। लेकिन उनकी ही समाज का एक व्यक्ति उनके विरोध में चुनाव जीत गया। दूसरी बार फिर से अंबेडकर साहब ने चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गए। तो दौर था जब खुद अंबेडकर साहब चुनाव लड़ते थे, लेकिन उनका ही समाज वोट नहीं देता था। आज आप देखें
हर राजनीतिक पार्टी, हर राजनीतिक व्यक्ति उनकी फोटो लिए घूमता है कि बाबा साहब के नाम पर हमें वोट मिल जाए। अवकाश देखिए व्यक्ति का, ऐसे तीरे लगाए जाते हैं जो वोट कब्जे में आ जाए, वोट कब्जे में आ जाए। यही तो मैं जानना चाहता हूँ। आप समझिए इस बात को कि एक व्यक्ति जिसको जीते जी वो सम्मान मिला नहीं, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। आज जो हमारे बीच नहीं है, हर व्यक्ति वो आप देखेंगे कि कई ऐसे लीडर हैं जो संविधान के प्रति लेकर घूमते हैं जी और कहते हैं मुझे अंबेडकर साहब के संविधान को बचाना है। जी अंबेडकर साहब के नाम पर वोट मांगता है, हर व्यक्ति वोट मांगता है। और मैं ये बात तो जरूर कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति अंबेडकर साहब के नक्शे कदम पर चला, एक व्यक्ति जिसने पूरे समाज को अंबेडकर साहब के विचारों पर, जिसने इस राष्ट्र का निर्माण करना चाहा, वो कार्य जो अधूरा छूट गया था बाबा साहिब का, उस कार्य को अगर कोई व्यक्ति बहुत आगे तक लेकर गया और लेकर आया, आज अगर हम उस आधार पर खड़े होकर डॉक्टर अंबेडकर की बात कर पा रहे हैं तो माननीय कांसीराम साहब। और शायद आपको ये जानकर हर्ष होगा कि कांसीराम साहब को विदेश पढ़ने के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सरकारी खर्च पर विदेश भेजा। तो आज हर एक व्यक्ति है जो चाहता है कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर उसे वोट मिले। आप देखेंगे 14 अप्रैल आता है, 14 अप्रैल आता है और हर व्यक्ति रैली निकालता है, जहां जहां मूर्तियां होती हैं अम्बेडकर साहब की, माल्यार्पण करता है, वहां पर भोज रखा जाता है, लोग भीम भोज उसको नाम देते हैं, बढ़ता है और खूब जयकारे लगते हैं। मुझे लगता है अंबेडकर को यहीं तक सीमित नहीं कर देना चाहिए और एक दिन का अंबेडकरवादी तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अंबेडकर साहब के विचारों को आत्मसात करने का ये दौर है। उनके विचारों को आप आत्मसात करिए, उनके विचारों को आप लेकर चलिए और समाज के अंदर जो जातिगत भेदभाव है या जातिगत जो संघर्ष है या जिन लोगों तक उनके अधिकार नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हर एक व्यक्ति को उनको समानता का हक दिलाने के लिए आप आगे आए। मूर्ति पूजने से कुछ नहीं होता है। सर एक अंतिम सवाल बचा है जो आपसे भी लास्ट में पूछेंगे, उसके भैया से पूछ लेते हैं। ये आप ये बताइए कि जैसे आज लोग अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, जैसे कल आने वाले 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज लगभग पूरे देश के हर कोने से मनाया जाता है अम्बेडकर जयंती और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं, समाज जागरूक भी हो रहा है। लेकिन आप इस पर क्या विचार रखते हैं कि आज अम्बेडकर साहब की मूर्ति हर एक चौराहे पर आपको मिलेगी और घर की दीवारों पे लोगों की मिलेंगी, लोग माला अर्पण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और सिर्फ एक दिन के लिए नीली टोपी नीला गमछा डाल के लोग अम्बेडकरवादी अपने आप को मानते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि इस तरीके से क्या कोई समाज में बदलाव हो रहा है या हो सकता है? चाचा आप बताइए, तब तक भैया सोच लेते हैं। आप रखिए चाचा अपना विचार। कोई क्या एक ऐसे कोई अम्बेडकर का सपना साकार हो सकता है? मेरा तो विचार ये है कि देखिए इनका जन्मदिन मनाना सभी लोग मनाए, मैं तो कहता हूँ पूरा भारत मनाता है, विदेशों में भी मनाया जाता है, बड़ी खुशी की बात है, उनकी पहचान है। लेकिन मेरा एक विचार है कि उनके जन्मदिन मनाने से ही या उनकी माला अर्पण करने से या लोगों की भीड़ इकट्ठा करने से ही कुछ नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि ऐसा है अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दें। अम्बेडकर का कहना था मुझे पूजने की आवश्यकता नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। आप मुझे पढ़िए क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तभी आपका समाज आगे बढ़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से ऐसा विचार है कि ये जो लोग आज एक दिन के लिए पूज लिए, वहाँ वो कर दिया, वहाँ साला पता नहीं क्या क्या लोग कर देते हैं, प्रोग्राम वहाँ कर दिए। नहीं करिए, अच्छा है, एक दिन तो खुशियाँ मनाइए, वो तो होता है सभी जगह मनाया जाएगा, विदेशों में मनाया जाएगा। लेकिन उसके अलावा उसको ध्यान में रखिए इन्होंने कितना दर्द झेल कर उसको शिक्षा पाई है। हमें तो आज सारी सुविधाएं हैं, उन्हीं की बदौलत आज अपने बच्चों को शिक्षित बनाए, आगे बढ़ाए। अरे वो अम्बेडकर तो नहीं बन सकते, कुल मिला के डॉक्टर इंजीनियर तो बना सकते हैं। तो मैं भी इसमें ये बात जोड़ना चाहूंगा कि अगर मैं बात कहूँ शिक्षा, तो शिक्षा का दूसरा नाम ही है अम्बेडकर। क्योंकि अम्बेडकर साहब ने ना, उन्होंने इस समाज को चाहा कि कैसे वो आगे जाए, तो उसका मेन आधार उन्होंने
पहली बात कही थी शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा तेजदार हथियार है ना जो सभी अंधविश्वासों और आडंबरों को ऐसे छीलता और काटता है जैसे कि ककड़ियां हो। और अगर आपके अंदर शिक्षा होगी तो आपके अंदर ज्ञान होगा। आप समाज को समझ सकते हैं कि कहां पर किसको कैसे अधिकारों की जरूरत है, इस समाज का ताना बाना क्या है, इस समाज को किस दिशा में हम लेकर जाएं। तो पहला तो मुझे लगता है कि आज जो लोग भी देखो, मैं पहले ही बात को कह चुका हूं कि मैं एक अध्यापक हूं पेशे से, और मैं जानता हूं अपने समाज को। वो समाज आज जो दारू पीने में मस्त है, उनके अपने बच्चों को वो पढ़ाना नहीं, वो अम्बेडकरवादी हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो वास्तव में वो अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि वो अम्बेडकरवादी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को वंचित रखा है शिक्षा से। उन्होंने सिर्फ अम्बेडकर साहब का नाम सुना है, जाना नहीं है। उन्होंने अम्बेडकर साहब की मूर्तियों को पूजा है, उनके जो दिए गए विचार हैं कि पहला विचार शिक्षित करो, उसको उन्होंने आत्मसात किया ही नहीं है, उन्होंने उसको अपने अंदर पिरोया ही नहीं है, उन्होंने कभी वो चीज हासिल करने की जहमत ही नहीं उठाई है जिस चीज को अम्बेडकर साहब चाहते थे कि शिक्षा को हासिल करके हमारा समाज बहुत आगे तक तरक्की कर सकता है। फिर मेरा अंतिम सवाल जो है वो आपसे कि मैं आपको जानता हूँ ना कि आपको 13 साल हो चुके हैं अध्यापन कार्य करते हुए, और 13 साल में आपने बहुत से बच्चों को पढ़ाया, बहुत से बच्चे आपके पास आए, पढ़े और चले गए। क्या आपने उन 13 सालों में कितने बच्चों को पाया कि आप जिन विचारों के छात्रों को चाहते थे कि उनके अंदर ऐसे विचार होने चाहिए, या मैं विचारों को डालूं, वो बीज बोऊं, फिर आगे विचार फैले, आपने ऐसे कितने छात्रों को पाया, और उनमें से आप क्या मतलब उनके बारे में कहना चाहते हैं और समाज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, अध्यापन के इन 13 सालों में मैंने हजार विद्यार्थियों को पढ़ाया है। लखनऊ में भी मैं पढ़ाता था, कोचिंग चलती थी, तब भी मैं अम्बेडकर साहब को केंद्र में रखता था, उनके विचारों को। और केवल अम्बेडकर साहब नहीं, क्योंकि मुझे एक ऐसे परिष्कृत ज्ञान की जरूरत है समाज को, विद्यार्थियों को देने की, जो वास्तव में सही और गलत में अंतर कर सके, जो वास्तव में जान सके इंसानियत के बारे में, जो वास्तव में जान सके मानवता के बारे में, जो वास्तव में समझ सके कि इंसान की कीमत क्या है इस समाज के अंदर, जो वास्तव में समझ सके इस बात को कि स्त्रियों को भी कमतर नहीं आंका जाए, जो वास्तव में समझ सके विद्यार्थियों के बारे में कि उनकी क्या जरूरतें हो सकती हैं, जो वास्तव में समझ सके उस कीमत को जो बेशकीमती चीजें छुपी हुई हैं पुस्तकों के अंदर, या वास्तव में समझ सके उन सारी चीजों को जो समाज को चलाने के लिए, इस राष्ट्र को चलाने के लिए आवश्यक हो। तो मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि मेरे जो विद्यार्थी हैं वो दृढ़ संकल्पित होकर, दृढ़ विचारों को लेकर इतना आगे तक जाएं कि एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें, या एक ऐसे समाज का हिस्सा बन सकें जिस समाज के अंदर जातिगत भेदभाव, पाखंड, आडंबर बिल्कुल खत्म हो जाए, कोई ना हो। गरीबी के पायदान पर सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति को भी वो हंसी मिल सके, वो खुशी मिल सके जो सबसे पहले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को मिलती है। किसी के साथ में भेदभाव तो हो ही ना, हर एक व्यक्ति के पास में भेदभाव ना हो। हम लोग तो सोचते हैं अम्बेडकर साहब ने समानता का अधिकार ले दिया, संविधान में लिख दिया। कभी कभी याद आता हमारे भारत की जो है महिलाओं के बारे में पढ़ लिखी है, आजकल PhD भी बहुत सही है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, और बहुत कुछ है। और उसमें से अपने दलित समाज से लेकर सभी समाज के, तो ये चीज इनको समझना चाहिए कि अम्बेडकर साहब ने जो है सबको समानता का अधिकार दिया, ठीक है? और सम्मान किसका होता है?
ऐसा अधम से अधम, अधम अति नारी। तुलसीदास जी ने रामायण लिख दिया, नीच से नीच, उससे भी नीच नारी। कभी उन्होंने पूछा, कभी किसी स्त्री मेरी बहन ने पूछा कि भाई नारियों को इतना नीचा क्यों लिख दिया भाई? अधम से अधम, अधम अति नारी, नीच से नीच, उससे भी नीच नारी। अरे वो सब देखने वाले तुलसीदास ने नहीं समझा कि जिस माँ की कोख से दुनिया वो एक नारी थी। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ये मतलब एक ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत है। मतलब अगर स्त्री नीच है तो उसी के गर्भ से, उसी की योनि से पैदा होने वाला व्यक्ति तो नहीं सुनना चाहिए। ऊंचा कैसे हो सकता है? अच्छा, यही बात तो राजा राम मोहन राय भी समझा रहे थे। आपको पता होगा उन्होंने सती प्रथा का बहुत विरोध किया। कानूनी अगर जामा पहनाया किसी ने सती प्रथा को तो राजा राम मोहन राय जी ने बहुत अहम योगदान दिया। राजा राम मोहन राय जी एक बात कहते थे कि जो समाज है वो स्त्रियों को नीच मानता है कि स्त्रियों में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, और इस समाज मानता है कि जो स्त्रियां हैं वो वास्तव में बुद्धि से कमतर होती है। लेकिन राजा राम मोहन राय जी ने ये बात कही थी कि आपने स्त्रियों को कभी मौका तो दिया नहीं, उनको किसी भी जनसभा में शामिल होने का आपने मौका नहीं दिया, उनको परिवार में यदि कोई निर्णय लेना हो उस निर्णय में शामिल होने का कभी मौका नहीं दिया, कभी उनको हक नहीं दिया, कभी आपने उनको वो सम्मान दिया ही नहीं वास्तव में जिस सम्मान की हकदार महिलाएं थी। और जब आपने ना तो सामाजिक रूप से, ना तो सांस्कृतिक रूप से, ना तो आर्थिक रूप से महिलाओं को वो इज्जत दी, वो सम्मान दिया, तो आप किस हक से इस बात को कह सकते हैं कि स्त्रियां कमतर होती हैं या स्त्रियों में बुद्धि की कमी होती है? कैसे कह सकते हैं? ये बात सही है, अम्बेडकर साहब ने तो हर वर्ग के लिए किया है, तो उनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, उसको भूला नहीं जा सकता, किसी भी कीमत पर उनको नहीं भुलाया जा सकता है। आपको कहते हैं कि जिस व्यक्ति के विचार इस समाज के अंदर जिंदा है वो व्यक्ति कभी मर नहीं। सर चलते एक सवाल और मेरे जहन में आया कि आप तो एक बहुत महान समाज सुधारक। नहीं, अभी मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई जी। आपने शायद ये बात कही थी कि आपने अपने बच्चों को जो पढ़ाया है जी, तो कैसा आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, तो देखो मैं जिन बच्चों में ऐसे विचार देखना चाहता हूँ जिनमें समानता हो, तो उनमें एक तो आप हैं। मुझे पूरी तरीके से लगता है कि आप उस नक्शे कदम पर हैं जहाँ पर शायद अगर आपके सामने भी अन्याय हो रहा हो, भेदभाव हो रहा हो, या लड़कियों को, स्त्रियों को कमतर आंका जा रहा हो, तो आप अपने तर्क दे सकते हैं। ऐसे ही मैं चाहता था, आपके साथ भी बहुत से बच्चे पढ़े हुए होंगे जो धारा से कट गए, तो मैं अपने विद्यार्थियों को एक ऐसी ही शिक्षा देना चाहता हूँ। हमेशा वो मेरे केंद्र में होता है कि वो किसी के साथ भेदभाव ना करें, किसी के साथ अन्याय ना करें, और समाज को एक मजबूत आधार दें, और बस ईमानदारी के साथ, लगन के साथ और कर्तव्य निष्ठा के साथ में शिक्षा को आत्मसात करते रहें अपने पूरे जीवन में। क्योंकि दौलतमंद बहुत मिलेंगे, अक्लमंद बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि दौलत बढ़ने के साथ बुद्धि का विकास नहीं होगा, लेकिन ज्ञान बढ़ने के साथ दौलत का विकास जरूर है। अब आप अपनी बात रख सकते हैं। सर मुझे एक सवाल ये अंत में आ रहा है कि जैसे आपने 13 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया और समाज सुधारक का भी कार्य कर रहे हैं और महान विचारक भी हैं, तो आपने क्या कभी व्यक्तिगत तौर पे कभी जातवाद कहीं पे महसूस किया और अपने जीवन में कहीं पे आपने इसका दंश झेला कभी? आखिर आपने जख्मों को कुरेद ही दिया। ये बात तो सही है बिल्कुल भी कि मैं भी एक ऐसे समाज से आता हूँ जिस समाज को ये समाज बहुत ही हिकारत और हेय की दृष्टि से देखता है। अध्यापन करते हुए मुझे 13 साल तो हुए हैं। इस दरमियान मैंने जातिवाद का दंश भी बहुत झेला है। कई ऐसे व्यक्ति जो मेरे अपने खास दोस्त रहे हैं, मेरे साथी भी रहे हैं, मेरे कई शिष्य भी रहे हैं, उन्होंने भी उस चीज से मुझे रूबरू करा ही दिया कि आखिर मैं समाज के किस तबके के साथ में आता।
मैं जिक्र करूंगा उस बात को लेकर। अभी मैंने शायद आपको बताया भी कि मैंने जातिवाद पर एक पुस्तक लिखी, बड़ी सी पुस्तक है, जातिवाद एक जड़, मैंने उसको नाम दिया और शायद सोच रहा हूँ तो कि उसका थोड़ा सा नाम परिवर्तित करूँ। अब फिर उसको जब मैं देखूंगा, इस पर विचार करूंगा कि आखिर क्या नाम दिया जाए। वैसे तो मैंने जातिवाद जड़ को केंद्र में रखकर वो पुस्तक लिखी है, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगे। जैसे एक बार मेरे पिताजी के एक प्रिय मित्र थे और वो राठौड़ थे। तो 2009 की बात है, 2009 में मैं क्लास 9th का छात्र रहा करता था। मेरे पास साइकिल टूट चुकी थी लेकिन टूट चुकी थी, तो पिताजी ने कहा था कि आप इनके साथ जाएं और साइकिल ले आए, क्योंकि उनके किसी रिश्तेदार की दुकान थी शिरौली साइड। तो मैं उनके साथ गया था, उनके घर पर गया तो 2 कप में चाय आई थी। एक कप बड़ा सुंदर सा था और एक कप था जो मुझे देखते ही लगा कि ये अलग है। थोड़ा मतलब आप समझिए कि वो पहली बार मेरे अंदर भाव आया था, पहली बार वो भाव पैदा हुआ कि मुझे भी समाज किस दृष्टि से देखता है। फिलहाल मैंने चाय तो पी, उस कप में पीने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मैंने पी। लेकिन जब मैंने उस कप को रखा तो मैंने टोक ही दिया कि इसको धुल दीजिए। मन में विचार तो आया था इस कप को उठाकर सड़क पर फेंक दूं, इतना क्रोध था उस वक्त अंदर जातिवाद को लेकर, मैं कह नहीं सकता। तो वाकई में मैंने भी एक बात आपसे कही भी थी कि अगर खूबसूरत भारत के मत्थे पर कहीं कोई कलंक है तो उसके मत्थे पर कलंक है भारत का जातिवाद। टूट जाता है व्यक्ति जातिवाद के फंदे में, यह खत्म होना चाहिए। बहुत से लोगों ने तो अपनी जान दी है जातिवाद को जीतने। नहीं होना चाहिए, आखिर इंसान ही तो है। क्या उसके अंदर भाव नहीं है, इमोशंस नहीं है, या वो किसी चीज को महसूस नहीं करता, या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं, या उसका कोई वजूद नहीं, क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं है समाज के अंदर? क्या आप इतनी हकारत की दृष्टि से उसको, लेकिन सम्मान भी मिला। और शायद अगर मेरे पास शिक्षा ना होती, ज्ञान ना होता, मैं शायद अम्बेडकर ना होते तो मेरे पास शिक्षा भी ना होती, ये अधिकार भी ना होता। तो फिर मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि चरण वंदन करता हूँ ऐसे महापुरुष को जिसने समाज के मुझ जैसे व्यक्तियों के लिए भी शिक्षा के द्वार खोले। तो ये रहा मेरी चर्चा का विषय। और कैसा लगा वीडियो, आप सब लोग एक बार जरूर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे आनंद भाई, मेरे चाचा श्री मिस्टर सुभाष जी, मेरा प्रिय सत्याराम, तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? आपने इतनी देर से सवाल पूछे, अंत में आप अपना कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं जहाँ तक अम्बेडकर को देखता हूँ कि अम्बेडकर को सिर्फ पूजने की सामग्री ही आज के समाज ने बना रखी है। उनकी जयंती पे लोग बढ़ चढ़कर बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी तादाद दिख पड़ती है कि अम्बेडकर को मानने वालों की, अम्बेडकर को जानने वालों की। लेकिन जब मैं ये याद करता हूँ कि अम्बेडकर को जो लोग अम्बेडकरवादी अपने को कट्टर अम्बेडकरवादी मानते हैं और भीम आर्मी के नाम से संगठन चलाते हैं, जब वो कहीं कहीं बहुत ही हिंसक तरीके से दंगा फसाद कर देते हैं और पक्षपातित करते हैं वहाँ पे, तब मुझे दुख होता है कि अम्बेडकर के सपनों को कहाँ पहुँचाया जा रहा है। अम्बेडकर के सपनों की दिशा किस दिशा में अम्बेडकर चाहते थे कि मेरा भारत जाए, लेकिन आज अम्बेडकर को मानने वाले उनको किस दिशा में प्रसार कर रहे हैं। आज भीम आर्मी के नाम से, अम्बेडकरवादियों के नाम से कहीं कहीं तो बहुत ही यानी को ख्याति प्राप्त हुई है कि भीम आर्मी के लोग आए, डंडो करके चले गए। तो कहीं कहीं ये बात सत्य भी होती है कि वो लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं कि अपना दल और संगठन बनाकर, लेकिन अम्बेडकर ने कहीं पर भी जातिवाद नहीं किया।
कहीं पर जातिवाद की बात नहीं की कि वो कहीं किसी विशेष जाति के हों, लेकिन आज अंबेडकर को मानने वाले एक विशेष जाति में अंबेडकर को विरोधी है कि वो अंबेडकर मेरे हैं, अंबेडकर चमारों के हैं, अंबेडकर महारों के हैं। नहीं, अंबेडकर ने कभी नहीं कहा मैं चमारों का हूँ या महारों का हूँ या बासियों का हूँ, धोबियों का, धानकों का हूँ, लेकिन नहीं, आज अंबेडकर को मानने वाले उन्हें अपनी विशेष जाति में विरोध है। मुझे इसी बात का दुख होता है कि अंबेडकर के विचारों पे लोग नहीं चल रहे। अगर अंबेडकर को पढ़ लें, अंबेडकर को जान लें, तो उनके अंदर एक ऐसी आग प्रज्वलित हो जाएगी जो एक समाज को एक क्रांति दे सकेगी। अंबेडकर को यहाँ तक कि मैंने जहाँ तक पढ़ा है और जाना है कि लोग यही इतना बताते कि अंबेडकर एक संविधान निर्माता थे और दलितों के मसीहा थे, लेकिन नहीं, अंबेडकर एक अर्थशास्त्री भी थे और शिक्षाविद भी थे और बहुत बड़े सामाजिक क्रांतिकारी नेता थे। समाज के अंदर एक परिवर्तन की क्रांति लाने वाले अंबेडकर थे, जो कभी आज तक कोई दूसरा शख्स पैदा नहीं हुआ भारत के अंदर। तो अंबेडकर मेरे लिए किसी भी भगवान से या किसी भी देव या किसी भी आराध्य से कम नहीं है, क्योंकि आज जो भी मार्ग पे चल पा रहा हूँ, मार्ग मेरे लिए जो बने हैं, जो प्रज्वलित हो रहे हैं, वो अंबेडकर के ही बनाए हुए हैं जिन पे मैं चल पा रहा हूँ। नहीं तो आज मैं यहाँ पे होता बैठता, इसका भी कोई इरादा नहीं था, इसका भी कोई पता नहीं था। आज मेरी जो पीढ़ियां हैं, मेरे साथ के जो मेरे भाई हैं, मेरे सहपाठी हैं, मेरे साथ होते या नहीं होते, मैं होता या नहीं, इसका कोई पता नहीं था, क्योंकि जातिवाद इतना चरम सीमा पर था। तो अंबेडकर को मेरी यही आप लोगों से विनती है कि पहले अंबेडकर को आप पढ़िए, थोड़ा उनके विचारों को जानिए, उसके बाद में अंबेडकरवादी बनिए। अंबेडकरवादी कहना और अंबेडकरवादी वास्तव में बनने बहुत बड़ा अंतर है। तो जय हिंद दोस्तों, और जय भीम, जय भारत। तो एक बार मेरी तरफ से फिर से जय भीम, जय संविधान, जय भारत, इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य जब इस समाज से हटके करता है तो विरोध तो झेलना ही झेलना पड़ता है, और सबसे पहला अगर विरोध कोई करता है उस व्यक्ति का तो होते हैं उसके अपने। तो चूंकि अंबेडकर साहब के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी थी इस देश की और उनके अपने समाज की, अर्थात उस समाज की जो पिछड़ेपन के सबसे पीछे वाले पायदान पर था, जिसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं हो पा रही थी, जो समाज का समानता का हक पाने के लिए तड़फड़ा रहा था। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं युगों युगों में कोई न कोई एक क्रांतिकारी युग पुरुष पैदा ही हो जाता है उनकी समस्याओं का हरण करने के लिए। तो अंबेडकर साहब के ऊपर चूंकि जिम्मेदारियां बहुत थी, और आपको पता है उनकी जो पहली पत्नी थी उनका डेथ भी हो चुका था, एक्सपायर हो चुकी थी। अब डॉक्टर अंबेडकर बहुत अकेले थे, क्योंकि आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति का अगर सबसे बड़ा मित्र कोई होता है तो वो उसकी पत्नी है। तो उनकी जो निजी तकलीफें होंगी वो किसके साथ शेयर करते होंगे। तो उनको शुगर भी हो चला था, इतना ज्यादा वो काम करते थे, आप यकीन नहीं करेंगे कि हम लोग 6-8 घंटे पढ़ के ऊब जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब 18-20 घंटे तक पढ़ाई करते थे, और इन सभी जिम्मेदारियों के बावजूद संभालते थे वो जिम्मेदारी समाज को आगे ले जाने की। शुगर था, जो कि बीमार रहते थे, मुंबई में थे उस समय, तो एक हॉस्पिटल जाते थे दवाई लेने के लिए। वहां पर एक नर्स थी, मींस डॉक्टर थी। तो डॉक्टर जो थी उन्होंने एक बार इंजेक्शन लगाते हुए अंबेडकर साहब से कह लिया था कि अंबेडकर साहब अब इतनी जिम्मेदारी निभाते हैं समाज की, इस देश की, आप इतना सोचते हैं इस देश के बारे में, तो आप कोई ऐसा साथी क्यों नहीं चुन लेते जो आपकी भी देख रेख कर सके। तो अंबेडकर साहब को लगा था कि हाँ ये तो एक बड़ी जरूरत है। और फिर उन दोनों लोगों के बीच में आकर्षण हो गया, प्यार हो गया, प्रेम हुआ, तो उन लोगों ने शादी कर ली। और मैंने एक लेख में पढ़ा था कि अंबेडकर साहब ने जब उस ब्राह्मणी लड़की से शादी की
तो अम्बेडकर साहब के साथ रहने वाले जो लोग थे उन लोगों ने जी भर के गालियां दी थी अम्बेडकर साहब। उनके साथ रहने वाले जो लोग थे उनका साथ छोड़कर चले गए थे। कहते थे कि तुम तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ हो और फिर एक ब्राह्मणी से ही शादी। ये दोहरा चेहरा, ये चेहरे पे चेहरे लगाना तुमने कहां से सीख लिया? लेकिन शायद वो ये देख पा रहे थे कि उन्होंने ब्राह्मणी लड़की से शादी की, लेकिन शायद वो ये देख नहीं पा रहे थे कि वो जातिवाद के बंधन को भी तो तोड़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ से वो तोड़ रहे थे उस जातिगत बंधन को जो हमेशा से पैरों में बेड़ियां बनकर समाज को घसीटता रहा है पिछड़ेपन की ओर। और ये भी तो हो सकता है कि अम्बेडकर ने एक नया पैगाम दे दिया वो इस समाज को, एक नया संदेश दे दिया था इस समाज को, समानता का। तो हुआ विरोध, उनका भी हुआ, उनके अपनों ने ही विरोध किया। और आज आप देखते हैं कि हर व्यक्ति आज उनको पूछता है। तो मुझे तो ओशो जी की वो बातें याद आती है कि व्यक्ति चाहे जितना ही इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, विद्वान क्यों ना हो, स्कॉलर क्यों ना हो, जब तक वो जिंदा रहता है बड़ी आलोचनाएं होती है, बड़ा विरोध झेलना पड़ता है उसको इस समाज के। जिंदा रहते उसको वो समाज मिल नहीं पाता है एक्चुअल जो सम्मान उसको मिलना चाहिए, और मरने के बाद यही भीड़ मुड़ जाती है उस व्यक्ति को पूजने, फैलाती ही फिर उसी व्यक्ति के विचारों को। नहीं, वो जो कहते थे वो ठीक है। आप देखेंगे कि ब्रूनो एक वैज्ञानिक, और उन्होंने अपने विचार दिए थे इस ब्रह्मांड के संबंध में कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के सेंटर में नहीं है। बस इतना कहा था उन्होंने, और लोगों की भीड़ ने उस बंदे को चौराहे पर जला दिया था। अब कल्पना करो। तो हर एक के साथ ऐसा होता है, अम्बेडकर साहब के भी साथ। और कभी कभी तो मैंने सुना है कि अम्बेडकर साहब की जो दूसरी बीवी थी उनके ऊपर ये आरोप भी लगते हैं कि उन्होंने ही अम्बेडकर साहब को मार दिया, जानबूझकर मार दिया उनको, जहर दे दिया। ये हमने भी सुना, लेकिन जब पढ़ा है इसका कोई कहीं पे ठोस प्रमाण किसी के पास क्या अभी तक कोई मिला है सर? ये तो सिर्फ एक मिथ्या दोष लगाना। फिर इसको कैसे कह सकते हैं? कुछ लोगों ने इस बात को फैलाया कि अम्बेडकर साहब को उनकी दूसरी पत्नी ने जहर दिया और अम्बेडकर साहब एक्सपायर। अब देखेंगे अम्बेडकर साहब जब उस लड़की से मिले थे हॉस्पिटल में, तो अम्बेडकर साहब शुगर की बीमारी से ग्रसित थे जी। और आप सब जानते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। आप उसको कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन ठीक नहीं कर सकते। शुगर ठीक नहीं हो सकता, कंट्रोल हो सकता है। अब अम्बेडकर साहब जगते इतना ज्यादा थे, तनाव इतना ज्यादा लेते थे, जबकि डॉक्टर मना करता है कि पर्याप्त नींद लें, आप जगे ना ज्यादा, अवसाद ना ले ज्यादा, आप तनाव ना ले ज्यादा, लेकिन वर्कलोड बहुत था अम्बेडकर साहब। तो वो अगर उनको निर्वाण हुआ तो उनकी बीमारी की कारण। तो जो दोष लगाते हैं मुझे लगता है कि वो लोग गलत करते हैं। ये ऐसा तो नहीं किया जाता है कि ब्राह्मण वर्ग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा हो? बिल्कुल हो सकता है, आपकी जो बात है वो ठीक बात कही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने तो प्रेम किया था और उन्होंने तो जिम्मेदारी ली थी उनको संभालने की कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे समाज की जिम्मेदारी को संभाल रहा है उसे कौन संभालेगा। तो उन्होंने जिम्मेदारी ली थी उनको संभालने की। तो जो लोग दोष लगाते हैं गलत करते हैं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता है। अगला सवाल है जो मैं आज देख रहा हूँ समाज में और देश में, कि आज के सत्ता के लोग, राजनीतिक लोग जो राजनीति करते हैं कि अंबेडकर को मुद्दा तो बनाते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन क्या कोई राजनेता, कोई पॉलिटिशियन, किसी पार्टी ने अंबेडकर के विचारों को फैलाने का काम किया या उनके विचारों पर चलने का काम कोई कर रही है, या सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम कर रही है? इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो ये एक बात तो बिल्कुल सही है। चाचा कुछ रखिए अपने विचार आप। जी चाचा बताइए।
मतलब आनंद जी, अगला नंबर आपका है, आप विचार रखिए। जी कोई राजनेता, जी मेरे हिसाब से जो आप बता रहे हैं राइट है कि लोग ये जो है कहते हैं भाई अम्बेडकर को, अभी हम बता रहे हैं आपको भाई यहाँ अम्बेडकर मूर्ति अपने यहाँ मूर्ति में लगी, बीजेपी द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया गया अपने पूरे तहसील स्तर में। मैं किसी विशेष पार्टी से नहीं, लेकिन नहीं, हर एक राष्ट्र का अम्बेडकर को मुद्दा बना हाँ, किसी विशेष पार्टी को लेकर नहीं बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जी जी और वो भी कांग्रेस के बारे में बताऊंगा। तो कोई विषय आए थे माल्यार्पण करने, उसमें आपके लकी सिंह जी थे, काफी लोग आए, तो हम तो ऐसे थे, फोटो खींचा कि मुझे बताया गया, उन्होंने बताया कि मुझे बताया गया है कि जितनी हम मतलब तहसील के अंदर मूर्तियां सब पर आप जाइए, सम्मानित करिए अम्बेडकर साहब को। उसके बाद कांग्रेस के एक नेता हैं जिसमें मिश्रा, ठीक है, आप ऐसे करके बताइए। सुधांशु मिश्रा, ऐसे कई लोग आए, बातें तो करते हैं, अपने वोट को बढ़ाने के लिए लोगों से मिलते हैं, है ना, और लोगों को मिलते हैं तो लोगों से मिलते जी। हैं, समाज में बैठते हैं, समाज में बैठने के बाद क्या करते हैं कि हमें वोट चाहिए। जी बिल्कुल। और अगर मैं अपने स्तर पर बताऊँ, जितनी पार्टियां बीजेपी से लेकर सपा से लेकर और आपके कांग्रेस तक, ये मतलब अच्छा, क्या आप बीएसपी की भी बात कर रहे हैं उसमें? बीएसपी की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, बोलने वाले हैं उस बात को बोलने वाले हैं कि ये जो पार्टियां हैं कि हम लोगों को, हम इनका सम्मान करेंगे, इनके साथ हैं, सारी पार्टियां कर रही हैं कि वोट मिले। और आप लोगों के सामने है, जैसा कि अभी आपको हमारे अपनी बात बता दें, एक हमारा ही दलित नेता छत्तर भाई, जिसको अभी समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, सिर्फ जातिवाद की वजह से। बड़ी मेहनत कर रहा है बंदा, की उसने बहुत रुपया लगाया, क्यों? जबकि वो बंदा लड़के जीत भी सकता था, ये राइट था। नहीं, आपकी बात सही है चाचा, लेकिन अगर कोई वोट अपना मांगता है, कोई अपना मतलब दलित वोट लेना चाहता है और उसका उसके प्रति कुछ करना चाहता है, तो सिर्फ दो हैं, एक बसपा और दूसरे हमारे चंद्रशेखर ईमान जो लड़ रहे हैं। सांसद में भी बंदा तान ठोक कर लड़ता है, अपनी मांग करता है, मान लिया उसके पास नहीं इस समय सांसद पावर है ज़्यादा, ये मांग तो उठाता है। ये हमारे विचार है कि लोग जो है वोट उड़ाने का काम करते हैं। देखो, आपका जो सवाल है सत्यराम, मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा। मेरे चाचा जी ने समझाया, अच्छी बात है, उन्होंने अपने विचार रखे और बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने विचार रखे। लेकिन मैं इसको ऐसे दृष्टिकोण से देखता हूँ, मैं किसी पार्टी को नहीं बांधना चाहता, पर सारी पार्टियों को बांधना चाहता हूँ। किसी एक पार्टी को नहीं बांधना चाहता, परंतु सारी पार्टियों को बांधना चाहता हूँ। किसी एक व्यक्ति को नहीं बांधना चाहता, लेकिन सारे राजनीतिक व्यक्तियों को बांधना चाहता हूँ। कि एक दौर था जब अंबेडकर साहब ने संविधान को लिखा, इस देश को एक नया मकाम दिया समानता देकर, कि हर एक व्यक्ति के पास में उसके जो राजनीतिक अधिकार होंगे वो इक्वल होंगे, वो समान होंगे, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। संवैधानिक तौर पर जातिवाद को पूरे तरीके से खत्म किया गया और कहा गया कि यदि किसी के साथ में जातिगत भेदभाव होता है तो संवैधानिक तौर पर उसको दंड दिया जाए। तो एक दौर था जब पहली बार भारत में चुनाव हुए थे 1952 में। अंबेडकर साहब ने भी महाराष्ट्र के एक क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और आप देखेंगे कि उनकी बहुत करारी हार हुई थी। खुद अंबेडकर जिंदा थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उनके ही समाज के लोगों ने उनको नकार दिया। लेकिन उनकी ही समाज का एक व्यक्ति उनके विरोध में चुनाव जीत गया। दूसरी बार फिर से अंबेडकर साहब ने चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गए। तो दौर था जब खुद अंबेडकर साहब चुनाव लड़ते थे, लेकिन उनका ही समाज वोट नहीं देता था। आज आप देखें, हर राजनीतिक पार्टी, हर राजनीतिक व्यक्ति उनकी फोटो लिए घूमता है कि बाबा साहब के नाम पर हमें वोट मिल जाए।
बिल्कुल। अवकाश देखिए व्यक्ति चुनाव के लिए का ऐसे तीरे लगाए जाते हैं जो वो कब्जे में आ जाए। वोट कब्जे में आ जाए। यही तो मैं जानना चाहता हूँ। आप समझिए इस बात को कि एक व्यक्ति जिसको जीते जी वो सम्मान मिला नहीं, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। आज जो हमारे बीच नहीं है, हर व्यक्ति वो आप देखेंगे कि कई ऐसे लीडर हैं जो संविधान के प्रति लेकर घूमते हैं जी और कहते हैं मुझे अंबेडकर साहब के संविधान को बचाना है। जी अंबेडकर साहब के नाम पर वोट मांगता है, हर व्यक्ति वोट मांगता है। और मैं ये बात तो जरूर कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति अंबेडकर साहब के नक्शे कदम पर चला, एक व्यक्ति जिसने पूरे समाज को अंबेडकर साहब के विचारों पर जिसने इस राष्ट्र का निर्माण करना चाहा, वो कार्य जो अधूरा छूट गया था बाबा साहिब का, उस कार्य को अगर कोई व्यक्ति बहुत आगे तक लेकर गया और लेकर आया, आज अगर हम उस आधार पर खड़े होकर डॉक्टर अंबेडकर की बात कर पा रहे हैं तो माननीय कांसीराम साहब का। और शायद आपको ये जानकर हर्ष होगा कि कांसीराम साहब को विदेश पढ़ने के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सरकारी खर्च पर विदेश पहुंचाया। तो आज हर एक व्यक्ति है जो चाहता है कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर उसे वोट मिले। आप देखेंगे 14 अप्रैल आता है, 14 अप्रैल आता है और हर व्यक्ति रैली निकालता है, जहां जहां मूर्तियां होती हैं अम्बेडकर साहब की, माल्यार्पण करता है, वहां पर भोज रखा जाता है, लोग भीम भोज उसको नाम देते हैं, बढ़ता है और खूब जयकारे लगते हैं। मुझे लगता है अंबेडकर को यहीं तक सीमित नहीं कर देना चाहिए और एक दिन का अंबेडकरवादी तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अंबेडकर साहब के विचारों को आत्मसात करने का ये दौर है, उनके विचारों को आप आत्मसात करिए, उनके विचारों को आप लेकर चलिए और समाज के अंदर जो जातिगत भेदभाव है या जातिगत जो संघर्ष है या जिन लोगों तक उनके अधिकार नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हर एक व्यक्ति को उनको समानता का हक दिलाने के लिए आप आगे आए। मूर्ति पूजने से कुछ नहीं होता है। सर एक अंतिम सवाल बचा है जो आपसे भी लास्ट में पूछेंगे, उसके बाद भैया से पूछ लेते हैं कि आप ये बताइए कि जैसे आज लोग अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, जैसे कल आने वाली 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज लगभग पूरे देश के हर कोने से मनाया जाता है अम्बेडकर जयंती और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं, समाज जागरूक भी हो रहा है। लेकिन आप इस पर क्या विचार रखते हैं कि आज अम्बेडकर साहब की मूर्ति हर एक चौराहे पर आपको मिलेगी और घर की दीवारों पे लोगों की मिलेंगी, लोग माला अर्पण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और सिर्फ एक दिन के लिए नीली टोपी नीला गमछा डाल के लोग अम्बेडकरवादी अपने आप को मानते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि इस तरीके से क्या कोई समाज में बदलाव हो रहा है या हो सकता है? चाचा आप बताइए, तब तक भैया सोच लेते हैं। आप रखिए चाचा अपना विचार, कोई क्या क्या ऐसे कोई अम्बेडकर का सपना साकार हो सकता है? मेरा तो विचार ये है कि देखिए इनका जन्मदिन मनाना सभी लोग मनाए, मैं तो कहता हूँ पूरा भारत मनाए, मनाता है, विदेशों में भी मनाया जाता है, बड़ी खुशी की बात है, उनकी पहचान है। लेकिन मेरा एक विचार है कि उनके जन्मदिन मनाने से ही या उनकी माला अर्पण करने से या लोगों की भीड़ इकट्ठा करने से ही कुछ नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि ऐसा है अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दें। अम्बेडकर का कहना था मुझे पूजने की आवश्यकता नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। आप मुझे पढ़िए क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तभी आपका समाज आगे बढ़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से ऐसा विचार है कि ये जो लोग आज एक दिन के लिए पूज लिए, वहाँ वो कर दिया, वहाँ साला पता नहीं क्या क्या लोग कर देते हैं, प्रोग्राम वहाँ कर दिए, नहीं करिए, अच्छा है, एक दिन तो खुशियाँ मनाइए, वो तो होता है सभी जगह मनाया जाएगा, विदेशों में मनाया जाएगा। लेकिन उसके अलावा उसको ध्यान में रखिए इन्होंने कितना दर्द झेल कर शिक्षा पाई है। हमें तो आज सारी सुविधाएं हैं, उन्हीं की बदौलत आज अपने बच्चों को शिक्षित बनाए, आगे बढ़ाए। अरे वो अम्बेडकर तो नहीं बन सकते, कुल मिला के डॉक्टर इंजीनियर तो बना सकते हैं। तो मैं भी इसमें ये बात जोड़ना चाहूंगा कि अगर मैं बात कहूँ शिक्षा, तो शिक्षा का दूसरा नाम ही है अम्बेडकर, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने ना उन्होंने इस समाज को चाहा कि कैसे वो आगे जाए, तो उसका मेन आधार उन्होंने पहली बात कही थी शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा तेजदार हथियार है ना
जो सभी अंधविश्वासों और आडंबरों को ऐसे झेलता और काटता है जैसे कि ककड़ियां हो। और अगर आपके अंदर शिक्षा होगी तो आपके अंदर ज्ञान होगा। आप समाज को समझ सकते हैं कि कहां पर किसको कैसे अधिकारों की जरूरत है, इस समाज का ताना बाना क्या है, इस समाज को किस दिशा में हम लेकर जाएं। तो पहला तो मुझे लगता है कि आज जो लोग भी देखो, मैं पहले ही बात को कह चुका हूं कि मैं एक अध्यापक हूं पेशे से, और मैं जानता हूं अपने समाज को। वो समाज आज जो दारू पीने में मस्त है, उनके अपने बच्चों को वो पढ़ाना नहीं, वो अम्बेडकरवादी हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो वास्तव में वो अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि वो अम्बेडकरवादी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को वंचित रखा है शिक्षा से। उन्होंने सिर्फ अम्बेडकर साहब का नाम सुना है, जाना नहीं है। उन्होंने अम्बेडकर साहब की मूर्तियों को पूजा है, उनके जो दिए गए विचार हैं कि पहला विचार शिक्षित करो, उसको उन्होंने आत्मसात किया ही नहीं है, उन्होंने उसको अपने अंदर पिरोया ही नहीं है, उन्होंने कभी वो चीज हासिल करने की जहमत ही नहीं उठाई है जिस चीज को अम्बेडकर साहब चाहते थे कि शिक्षा को हासिल करके हमारा समाज बहुत आगे तक तरक्की कर सकता है। फिर मेरा अंतिम सवाल जो है वो आपसे कि मैं आपको जानता हूं ना कि आपको 13 साल हो चुके हैं अध्यापन कार्य करते हुए, और 13 साल में आपने बहुत से बच्चों को पढ़ाया, बहुत से बच्चे आपके पास आए, पढ़े और चले गए। क्या आपने उन 13 सालों में कितने बच्चों को पाया कि आप जिन विचारों के छात्रों को चाहते थे कि उनके अंदर ऐसे विचार होने चाहिए, या मैं विचारों को डालूं, वो बीज बोऊं, फिर आगे विचार फैले, आपने ऐसे कितने छात्रों को पाया, और उनमें से आप क्या मतलब उनके बारे में कहना चाहते हैं और समाज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, अध्यापन के इन 13 सालों में मैंने हजार विद्यार्थियों को पढ़ाया है। लखनऊ में भी मैं पढ़ाता था, कोचिंग चलती थी, तब भी मैं अम्बेडकर साहब को केंद्र में रखता था, उनके विचारों को। और केवल अम्बेडकर साहब नहीं, क्योंकि मुझे एक ऐसे परिष्कृत ज्ञान की जरूरत है समाज को, विद्यार्थियों को देने की, जो वास्तव में सही और गलत में अंतर कर सके, जो वास्तव में जान सके इंसानियत के बारे में, जो वास्तव में जान सके मानवता के बारे में, जो वास्तव में समझ सके कि इंसान की कीमत क्या है इस समाज के अंदर, जो वास्तव में समझ सके इस बात को कि स्त्रियों को भी कमतर नहीं आंका जाए, जो वास्तव में समझ सके विद्यार्थियों के बारे में कि उनकी क्या जरूरतें हो सकती हैं, जो वास्तव में समझ सके उस कीमत को जो बेशकीमती चीजें छुपी हुई हैं पुस्तकों के अंदर, या वास्तव में समझ सके उन सारी चीजों को जो समाज को चलाने के लिए, इस राष्ट्र को चलाने के लिए आवश्यक हो। तो मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि मेरे जो विद्यार्थी हैं वो दृढ़ संकल्पित होकर, दृढ़ विचारों को लेकर इतना आगे तक जाएं कि एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें, या एक ऐसे समाज का हिस्सा बन सकें जिस समाज के अंदर जातिगत भेदभाव, पाखंड, आडंबर बिल्कुल खत्म हो जाए, कोई ना हो। गरीबी के पायदान पर सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति को भी वो हंसी मिल सके, वो खुशी मिल सके जो सबसे पहले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को मिलती है। किसी के साथ में भेदभाव तो हो ही ना, हर एक व्यक्ति के पास में भेदभाव ना हो। हम लोग तो सोचते हैं अम्बेडकर साहब ने समानता का अधिकार ले दिया, संविधान में लिख दिया। कभी कभी याद आता हमारे भारत की जो है महिलाओं के बारे में, पढ़ लिखी है, आजकल PhD भी बहुत सही है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, और बहुत कुछ है। और उसमें से अपने दलित समाज से लेकर सभी समाज के, तो ये चीज इनको समझना चाहिए कि अम्बेडकर साहब ने जो है सबको समानता का अधिकार दिया, ठीक है? और सम्मान किसका होता है? ऐसा अधम से अधम अधिनारी, तुलसीदास जी ने रामायण लिख दिया, नीच से नीच, उससे भी नीच नारी। कभी उन्होंने पूछा,
कभी किसी मिस्त्री मेरी बहन ने पूछा कि भाई नारियों को इतना नीचा क्यों लिख दिया भाई? अधम से अधम, अधम अति नारी, नीच से नीच, उससे भी नीच नारी। अरे वो सब देखने वाले तुलसीदास ने नहीं समझा कि जिस माँ की कोख से दुनिया वो एक नारी थी। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ये मतलब एक ऐसी चीज है जो नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए, बहुत गलत है। मतलब अगर स्त्री नीच है तो उसी के गर्भ से, उसी की योनि से पैदा होने वाला व्यक्ति ये तो नहीं समझना चाहिए। ऊंचा कैसे हो सकता है? अच्छा, यही बात तो राजा राम मोहन राय भी समझा रहे थे। आपको पता होगा उन्होंने सती प्रथा का बहुत विरोध किया। कानूनी अगर जामा पहनाया किसी ने सती प्रथा को तो राजा राम मोहन राय जी ने बहुत अहम योगदान दिया। राजा राम मोहन राय जी एक बात कहते थे कि जो समाज है वो स्त्रियों को नीच मानता है कि स्त्रियों में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, और इस समाज मानता है कि जो स्त्रियां हैं वो वास्तव में बुद्धि से कमतर होती। लेकिन राजा राम मोहन राय जी ने ये बात कही थी कि आपने स्त्रियों को कभी मौका तो दिया नहीं, उनको किसी भी जनसभा में शामिल होने का आपने मौका नहीं दिया, उनको परिवार में यदि कोई निर्णय लेना हो उस निर्णय में शामिल होने का कभी मौका नहीं दिया, कभी उनको हक नहीं दिया, कभी आपने उनको वो सम्मान दिया ही नहीं वास्तव में जिस सम्मान की हकदार महिलाएं थी। और जब आपने ना तो सामाजिक रूप से, ना तो सांस्कृतिक रूप से, ना तो आर्थिक रूप से महिलाओं को वो इज्जत दी, वो सम्मान दिया, तो आप किस हक से इस बात को कह सकते हैं कि स्त्रियां कमतर होती हैं या स्त्रियों में बुद्धि की कमी होती, कैसे कह सकते हैं? ये बात सही है, अम्बेडकर साहब ने तो हर वर्ग के लिए किया है, तो उनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, उसको भूला नहीं जा सकता, किसी भी कीमत पर उनको नहीं भुलाया जा सकता है। आपको कहते हैं कि जिस व्यक्ति के विचार इस समाज के अंदर जिंदा है वो व्यक्ति कभी मर नहीं सकता। सर, चलते एक सवाल और मेरे जहन में आया कि आप तो एक बहुत महान समाज सुधारक। नहीं, अभी मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई जी। आपने शायद ये बात कही थी कि आपने अपने बच्चों को जो पढ़ाया है जी तो कैसा आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, तो देखो मैं जिन बच्चों में ऐसे विचार देखना चाहता हूँ जिनमें समानता हो, तो उनमें एक तो आप हैं। मुझे पूरे तरीके से लगता है कि आप उस नक्शे कदम पर हैं जहाँ पर शायद अगर आपके सामने भी अन्याय हो रहा हो, भेदभाव हो रहा हो, या लड़कियों को, स्त्रियों को कमतर आंका जा रहा हो, तो आप अपने तर्क दे सकते हैं। ऐसे ही मैं चाहता था, आपके साथ भी बहुत से बच्चे पढ़े हुए होंगे जो धारा से कट गए, तो मैं अपने विद्यार्थियों को एक ऐसी ही शिक्षा देना चाहता हूँ। हमेशा वो मेरे केंद्र में होता है कि वो किसी के साथ भेदभाव ना करें, किसी के साथ अन्याय ना करें, और समाज को एक मजबूत आधार दें, और बस ईमानदारी के साथ, लगन के साथ और कर्तव्य निष्ठा के साथ में शिक्षा को आत्मसात करते रहें अपने पूरे जीवन में। क्योंकि दौलतमंद बहुत मिलेंगे, अक्लमंद बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि दौलत बढ़ने के साथ बुद्धि का विकास नहीं होता, लेकिन ज्ञान बढ़ने के साथ दौलत का विकास जरूर है। अब आप अपनी बात रख सकते हैं। सर, मुझे एक सवाल ये अंत में याद आ रहा है कि जैसे आपने 13 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया और समाज सुधारक का भी कार्य कर रहे हैं और महान विचारक भी हैं, तो आपने क्या कभी व्यक्तिगत तौर पे कभी महसूस किया और अपने जीवन में कहीं पे आपने इसका दंश झेला कभी? आखिर आपने जख्मों को कुरेद ही दिया। ये बात तो सही है बिल्कुल भी कि मैं भी एक ऐसे समाज से आता हूँ जिस समाज को ये समाज बहुत ही हिकारत और हेय की दृष्टि से देखता है। अध्यापन करते हुए मुझे 13 साल तो हुए हैं। इस दरमियान मैंने जातिवाद का दंश भी बहुत झेला है। कई ऐसे व्यक्ति जो मेरे अपने खास दोस्त रहे हैं, मेरे साथी भी रहे हैं, मेरे कई शिष्य भी रहे हैं, उन्होंने भी उस चीज से मुझे रूबरू करा ही दिया कि आखिर मैं समाज के किस तबके के साथ में आता। मैं जिक्र करूंगा उस बात को लेकर भी। मैंने शायद आपको बताया भी कि मैंने जातिवाद पर एक पुस्तक लिखी है।
बड़ी सी पुस्तक है, जातिवाद एक जड़, मैंने उसको नाम दिया है और शायद सोच रहा हूँ तो कि उसका थोड़ा सा नाम परिवर्तित करूँ। अब फिर उसको जब मैं देखूंगा, इस पर विचार करूंगा कि आखिर क्या नाम दिया जाए। वैसे तो मैंने जातिवाद जड़ को केंद्र में रखकर वो पुस्तक लिखी है, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगे। जैसे एक बार मेरे पिताजी के एक प्रिय मित्र थे और वो राठौड़ थे। तो 2009 की बात है, 2009 में मैं क्लास 9th का छात्र रहा करता था। मेरे पास साइकिल टूट चुकी थी लेकिन टूट चुकी थी, तो पिताजी ने कहा था कि आप इनके साथ जाएं और साइकिल ले आए, क्योंकि उनके किसी रिश्तेदार की दुकान थी शिरहौली साइड। तो मैं उनके साथ गया था, उनके घर पर गया तो 2 कप में चाय आई थी। एक कप बड़ा सुंदर सा था और एक कप था जो मुझे देखते ही लगा कि ये अलग है। थोड़ा मतलब आप समझिए कि वो पहली बार मेरे अंदर भाव आया था, पहली बार वो भाव पैदा हुआ कि मुझे भी समाज किस दृष्टि से देखता है। फिलहाल मैंने चाय तो पी, उस कप में पीने की इच्छा तो नहीं थी लेकिन मैंने पी। लेकिन जब मैंने उस कप को रखा तो मैंने टोक ही दिया कि इसको धुल दीजिए। मन में विचार तो आया था इस कप को उठाकर सड़क पर फेंक दूं, इतना क्रोध था उस वक्त अंदर जातिवाद को लेकर, मैं कह नहीं सकता। तो वाकई में मैंने भी एक बात आपसे कही भी थी कि अगर खूबसूरत भारत के मत्थे पर कहीं कोई कलंक है तो उसके मत्थे पर कलंक है भारत का जातिवाद। टूट जाता है व्यक्ति जातिवाद के फंदे में, यह खत्म होना चाहिए। बहुत से लोगों ने तो अपनी जान दी है जातिवाद को जीतते जीतते। नहीं होना चाहिए, आखिर इंसान ही तो है। क्या उसके अंदर भाव नहीं है, इमोशंस नहीं है, या वो किसी चीज को महसूस नहीं करता, या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं, या उसका कोई वजूद नहीं, क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं है इस समाज के अंदर? क्या आप इतनी हकारत की दृष्टि से उसको, लेकिन सम्मान भी मिला। और शायद अगर मेरे पास शिक्षा ना होती, ज्ञान ना होता, मैं शायद अम्बेडकर ना होती तो मेरे पास शिक्षा भी ना होती, ये अधिकार भी ना होता। तो फिर मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि चरण वंदन करता हूँ ऐसे महापुरुष को जिसने समाज के मुझ जैसे व्यक्तियों के लिए भी शिक्षा के द्वार खोल दिए। तो ये रहा मेरी चर्चा का विषय। और कैसा लगा वीडियो, आप सब लोग एक बार जरूर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे आनंद भाई, मेरे चाचा श्री मिस्टर सुभाष जी, मेरा प्रिय सत्याराम, तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? आपने इतनी देर से सवाल पूछे, अंत में आप अपना कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं जहाँ तक अम्बेडकर को देखता हूँ कि अम्बेडकर को सिर्फ पूजने की सामग्री ही आज के समाज ने बना रखी है। उनकी जयंती पे लोग बढ़ चढ़कर बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी तादाद दिख पड़ती है कि अम्बेडकर को मानने वालों की, अम्बेडकर को जानने वालों की। लेकिन जब मैं ये याद करता हूँ कि अम्बेडकर को जो लोग अम्बेडकरवादी अपने को कट्टर अम्बेडकरवादी मानते हैं और भीम आर्मी के नाम से संगठन चलाते हैं, जब वो कहीं कहीं बहुत ही हिंसक तरीके से दंगा फसाद कर देते हैं और पक्षपातित करते हैं वहाँ पे, तब मुझे दुख होता है कि अम्बेडकर के सपनों को कहाँ पहुँचाया जा रहा है। अम्बेडकर के सपनों की दिशा किस दिशा में अम्बेडकर चाहते थे कि मेरा भारत जाए, लेकिन आज अम्बेडकर को मानने वाले उनको किस दिशा में प्रसार कर रहे हैं। आज भीम आर्मी के नाम से, अम्बेडकरवादियों के नाम से कहीं कहीं तो बहुत ही यानी को ख्याति प्राप्त हुई है कि भीम आर्मी के लोग आए, डंडो करके चले गए। तो कहीं कहीं ये बात सत्य भी होती है कि वो लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं कि अपना दल और संगठन बनाकर, लेकिन अम्बेडकर ने कहीं पर भी जातिवाद नहीं किया, कहीं पर जातिवाद की बात नहीं की।
कि वो कहीं किसी विशेष जाति के हों, लेकिन आज अंबेडकर को मानने वाले एक विशेष जाति में अंबेडकर को विरोधी हैं कि वो अंबेडकर मेरे हैं, अंबेडकर चमारों के हैं, अंबेडकर महारों के हैं। नहीं, अंबेडकर ने कभी नहीं कहा मैं चमारों का हूँ या महारों का हूँ या बासियों का हूँ, धोबियों का, धानकों का हूँ, लेकिन नहीं, आज अंबेडकर को मानने वाले उन्हें अपनी विशेष जाति में पिरो रहे हैं। मुझे इसी बात का दुख होता है कि अंबेडकर के विचारों पे लोग नहीं चल रहे। अगर अंबेडकर को पढ़ लें, अंबेडकर को जान लें, तो उनके अंदर एक ऐसी आग प्रज्वलित हो जाएगी जो एक समाज को एक क्रांति दे सकेगी। अंबेडकर को यहाँ तक कि मैंने जहाँ तक पढ़ा है और जाना है कि लोग यही इतना बताते कि अंबेडकर एक संविधान निर्माता थे और दलितों के मसीहा थे, लेकिन नहीं, अंबेडकर एक अर्थशास्त्री भी थे और शिक्षाविद भी थे और बहुत बड़े सामाजिक क्रांतिकारी नेता थे। समाज के अंदर एक परिवर्तन की क्रांति लाने वाले अंबेडकर थे, जो कभी आज तक कोई दूसरा शख्स पैदा नहीं हुआ भारत के अंदर। तो अंबेडकर मेरे लिए किसी भी भगवान से या किसी भी देव या किसी भी आराध्य से कम नहीं है, क्योंकि आज जो भी मार्ग पे चल पा रहा हूँ, मार्ग मेरे लिए जो बने हैं, जो प्रज्वलित हो रहे हैं, वो अंबेडकर के ही बनाए हुए हैं जिन पे मैं चल पा रहा हूँ। नहीं तो आज मैं यहाँ पे होता बैठता, इसका भी कोई इरादा नहीं था, इसका भी कोई पता नहीं था। आज मेरी जो पीढ़ियां हैं, मेरे साथ के जो मेरे भाई हैं, मेरे सहपाठी हैं, मेरे साथ होते या नहीं होते, मैं होता या नहीं, इसका कोई पता नहीं था, क्योंकि जातिवाद इतना चरम सीमा पर। तो अंबेडकर को मेरी यही आप लोगों से विनती है कि पहले अंबेडकर को आप पढ़िए, थोड़ा उनके विचारों को जानिए, उसके बाद में अंबेडकरवादी बनिए। अंबेडकरवादी कहना और अंबेडकरवादी वास्तव में बनने बहुत बड़ा अंतर है। तो जय हिंद दोस्तों, और जय भीम, जय भारत। तो एक बार मेरी तरफ से फिर से जय भीम, जय संविधान, जय भारत, इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं।